नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा कर्नाटक चुनाव की बात कर लें, क्योंकि कर्नाटक चुनाव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक तरह से इसके बाद 2024 का जनरल इलेक्शन, बीच में कुछ स्टेट इलेक्शन, लेकिन कर्नाटक में चूंकि बीजेपी की सरकार है और वो सरकार भी कांग्रेस और जेडीएस की जो एक सरकार बनी थी उसको तोड़ के बनाई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे वो एक साउथ की एक ही स्टेट है जहाँ पे बीजेपी ने थोड़े अपने पांव जमाए हुए हैं, इसलिए इस स्टेट का बहुत महत्व है। मैं थोड़ा पॉलिटिकल वो करने से पहले आपको थोड़ा डेटा का भी बात कर दूँ। 52 में यहाँ पहली बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ, तब से 15 विधानसभा इलेक्शन हो चुके हैं। 52 से लेके अब तक ये 16वां विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। शुरू में ये मैसूर स्टेट कहलाती थी, और जब 1952 में पहली बार इलेक्शन हुआ यहाँ विधानसभा का, तो यहाँ कुल 99 सीट थी, 99 सीट्स। फिर 1957 में ये 208 सीट हुई, 208। फिर 1967 में यहाँ 216 सीट हो गई, और फिर फाइनली 1978 में 224 सीट हो गई, जो आज तक 224 सीट आ रही हैं। इस 15 जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का शुरू में बोलबाला था, कांग्रेस ही यहाँ सरकार बनाती थी, और पहली बार कांग्रेस को हटा के जो सरकार बनी वो जनता पार्टी की सरकार बनी, जब रामकृष्ण हेगड़े का बोलबाला हुआ। लेकिन मैं ये भी याद दिला दूं कि 1977 में जब इमरजेंसी हटी और देश भर में एंटी इंदिरा वेव थी, उसके बाद जो 1978 में इलेक्शंस हुए, विधानसभा इलेक्शंस, वहाँ पे कांग्रेस ने 149 सीट जीत के बहुमत हासिल किया था। जनता पार्टी उस समय केवल 59 सीट जीत पाई थी। वहाँ पे जब तक हेगड़े साहब रहे तब तक जनता पार्टी और फिर जनता दल का थोड़ा चलता रहा। कांग्रेस के सामने मैं बात कर रहा हूँ। और 1989 में फिर जनता पार्टी लड़ती रही। 1994 में जनता दल की सरकार बनी, देवेगौड़ा साहब ने लीड किया था, और बाद में 1999 में देवेगौड़ा साहब ने अपनी जनता दल एस बना ली थी। ये सब आंकड़े मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आज तक एक ध्यान और रखिएगा, 15 इलेक्शन में 13 बार इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज की गणित में हरदम कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी रही। 99 से तो लगातार, 99, 2004, 2008, 2013, 2018 में कांग्रेस नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज कर्नाटक में नंबर 1 की पार्टी रही है। 2 बार ऐसी बातें हुई हैं जब कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी नहीं रही है। 1985 में जनता पार्टी को 44% वोट मिले थे, नंबर 1 की पार्टी थी, और फिर 1994 में जनता दल को 115 सीटें मिली थी और तब उसको 34% वोट मिले थे। अदरवाइज सारे विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी रही इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज। पिछला जो इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 सीट मिली थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी 38% वोट शेयर के साथ। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो कभी कभी मैथमेटिक्स जो होती है ना, वो किस तरह से गिना जा रहा है और किस तरह से कौन किसको वोट दे रहा है, कहाँ हो रहा है, वो थोड़ा एक अलग गणित चलता रहता है। अब हम लोग आ जाएं प्रेजेंट, उसमें क्या हो रहा है। प्रेजेंट कर्नाटका में मोदी जी का अस्त्र कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि अभी तक जो मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, और जो मोदी जी की पार्टी के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि मोदी इज इनविंसिबल, मतलब मोदी है तो मुमकिन है जिसको बोलते हैं। मोदी जी को अभी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी में वो उत्साह नहीं है। रैली कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं है। मोदी जी कर्नाटका इलेक्शन से पहले कई बार गए, बहुत राउंड कर्नाटका जा रहे थे, खटाखट जा रहे थे। उनका एक आरटीआई का भी वो भी आ गया है, जिसमें बताया गया कि मोदी जी ने, अगर आपको याद हो, अभी 2-3 दिन पहले कहा कि अफसरों से कि आप ध्यान रखिए, ये जो नेता जनता के पैसे पे राजनीति करते हैं उसका जरा ध्यान रखिए। वो आरटीआई का मैं सिर्फ वो लगा दे रहा हूँ, रिप्लाई मार्च या अप्रैल महीने का रिप्लाई है, जो फरवरी मार्च में जब मोदी जी गए हैं वहाँ पे
एक सरकारी दौरे पे, जहाँ पे वो केवल वोट मांगे हैं। अब तो मोदी जी केवल वोट मांगते हैं, साल भर वोट अपनी पार्टी के लिए वोट की बात करते रहते हैं। करीब 9 करोड़ से ऊपर खर्चा आया है, बस का 2 करोड़ क्या क्या, और इसमें उनके अपना वो खर्चा नहीं जो उनके जहाज़ पे और उनकी एसपीजी और उनकी सुरक्षा में लगता है। ये शुद्ध जो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट का के मद से उस रैली के लिए निकाला गया है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मोदी जी का के महंगे महंगे जो चुनाव प्रचार इलेक्शन जब अनाउंस हुआ उससे पहले हो चुके थे इधर, लेकिन मोदी जी का अभी शुरू नहीं हुआ है। 28 तारीख से वो रैली करना शुरू करेंगे, ऐसा बीजेपी की तरफ से आई है विज्ञप्ति। पिछली बार 2018 में मोदी जी ने कुल 30 जिले हैं, उनमें से 19 जिले में मोदी जी ने 21 रैली की थी। ये जो 19 जिले हैं उसमें करीब 164 सीट्स आती हैं इन 19 जिलों में। मतलब जब ये 21 रैली किए उस 19 जिले में, तो ऐसा माना गया कि उन 164 सीट पे इसका प्रभाव था, और इन 164 सीट में बीजेपी ने 80 सीटें जीती थी। 104 में 80 सीट यहाँ जीती थी, बाकी 24 सीट जो थी वो 60 सीट जो बची हुई थी उसमें से 24 सीट जीती। अब 28 को अगर आ रहे हैं, 8 मई को प्रचार खत्म हो जाएगा, तो 11 दिन में मोदी जी कितनी रैली करेंगे देखने वाला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस उत्साह में मुझे तो कमी दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी, एक चीज़ अच्छी यह है कि राहुल गांधी हड़बड़ाहट में नहीं है। अब राहुल गांधी थोड़ा पॉलिटिक्स को एक लार्जर कैनवस पे देखते हैं। उसका सोशल रिफॉर्म्स कैसे होगा, वो सामाजिक जीवन का कैसे बदलाव करेगी, इन सब चीज़ों को भी वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। केवल चुनाव और वोट और इसके चक्कर में नहीं रहते हैं। राहुल गांधी जी ने अपना कर्नाटका दौरा कोलार में जाके उन्होंने शुरू किया था। कोलार में उन्होंने रैली की। कोलार वही जगह है जहां 2019 में उनके एक रिमार्क की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। वहाँ वो 2 दिन रहे, उन्होंने रैली की, लोगों से मिले। वो फिर अब कर्नाटक में घूम रहे हैं। कल रविवार था, आज सोमवार है, आज कल और आज वो रैली कर रहे हैं। लेकिन उनका थोड़ा एक फ़र्क होता है उनका और मोदी जी का। एक तो वो उनको प्रेस से बात करने में वो घबराते नहीं हैं। मोदी जी प्रेस से अब वो दिखाते ये हैं कि नहीं प्रेस, अब वो चाहे आप घबराते हो, चाहे आप इस लायक ना समझते हो कि प्रेस क्या है, मोदी जी प्रेस के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रश्न पूछो, अच्छा पूछो, तेज पूछो, लेकिन राहुल गांधी भागते नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और दूसरा वो है कि थोड़ा क्रॉस सेक्शन में बातचीत करते हैं। राहुल गांधी स्टूडेंट्स के बीच में बात कर रहे हैं, गन्ना किसानों से बात कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरा यह है कि कर्नाटका की जो चुनाव का पूरा दारोमदार है वो बीजेपी की तरफ से वहाँ कमान संभाले हुए हैं अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब। अब अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब की दिक्कत क्या है कि अमित शाह साहब की जो स्टाइल है, जो बातचीत है, जो टोटल मैनरिज्म है, उसमें एरोगेंस, उसमें मतलब वो कूट के एरोगेंस भरी रहती है। मुझे लगता है कि जो मूल कारण, जैसे जगदीश शेट्टार भी छोड़ के जो गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो पुराने लोग हो जाते हैं या नए भी लोग, बेइज्जती सहने कोई नहीं आता है। तो दिक्कतें हो सकती, आप टिकट आप देते हैं तो इसलिए आपके सामने हाथ जोड़ के आदमी खड़ा रहे, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक आदमी जो एवरेज पॉलिटिकल वर्कर है, अगर आप उसके साथ बेइज्जत करेंगे तो वो आपके साथ वो नहीं रहेगा। जब ये नड्डा जी को ही वहाँ पकड़ के पीछे खींच देते हैं कि तुम कहाँ, तो फिर और की बात क्या। तो कमान बीजेपी की तरफ से ये संभाले हैं। कांग्रेस की तरफ से कमान 2-3 लोग हैं। खड़गे जी तो नेशनल प्रेसिडेंट, तो खड़गे जी वहाँ लोकल कर्नाटका के हैं, और सीतारामैया हैं, और डीके शिव कुमार हैं। ये 2-3 लोगों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। कांग्रेस भी अपनी सारी ताकत वहाँ लगा रही है और लोगों को भी भेज रही है। राहुल गांधी के बाद जैसा भी कहा गया है, प्रियंका गांधी फिर 25-26 में जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। अब वहाँ पे मेन इशू है कि वहाँ इश्यूज क्या है, क्योंकि जब चुनाव शुरू हो रहा था लोग कह रहे थे भाई राहुल गांधी आएंगे तो नेशनल इशू बन जाएगा, और नेशनल इशू बन जाएगा तो फिर वो मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। इश्यूज दोनों हैं, लोकल हैं और नेशनल हैं। अब नेशनल मेरे हिसाब से 2 बड़े मुद्दे इस समय देश में अपने आप हो गए हैं। मतलब इस तरह से नहीं कि कांग्रेस ने उसको गढ़ा है, लेकिन वो हो गए हैं। एक, सतपाल मलिक ने जिस तरह का दावा किया है, जिस तरह का उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर बताया है कि उनको जो भ्रष्टाचार है उससे बहुत दिक्कत नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं, ये उन्होंने कहा है, कोई खास दिक्कत नहीं है।
और दूसरा जो पुलवामा के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरह से पुलवामा के समय जब हमारे जवान शहीद हुए तो उनसे चुप रहने को कहा गया था। सतपाल मलिक से क्या हो रहा है कि जो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना कि देश और फलाना, मार दो, पीट दो, वो पाकिस्तान, तुरान, ईरान, चीन, ये मामला इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि किस मुंह से बोलें। सतपाल मलिक की बात सामने दिखाई दे रही, भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा, आप उसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने उस समय जहाज क्यों नहीं दिए थे, उसकी जांच कहां तक पहुंची, उसमें कोई पकड़ा, वो आरडीएक्स कैसे आया, आपने इस सब का आप नहीं दे रहे हैं जवाब। अब वही जवाब अमित शाह के कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं कहा। अरे तो उस समय तो बोल ही रहे हैं अमित शाह, इसलिए नहीं कहा क्योंकि अमित शाह की बात का सतपाल मलिक कह ही रहे हैं। अरे इसलिए नहीं कहा क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा, एनएसए ने कहा कि मैं चुप रहो, इसलिए नहीं बोले। उस समय तो बोले ही थे, तो ये तो कोई बात नहीं। दूसरा जो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो एक मुद्दा इनको चिपक गया वो है अडानी जी का। अडानी, वहां से राष्ट्रवाद वाला मामला गड़बड़ हो गया। अडानी जी के बाद अब आप भ्रष्टाचार कुछ बोलते रहिए। जब अडानी जी के माध्यम से देश की जो हालत आप कर रहे हैं और जिस तरह से चीजें बेची जा रही हैं, जिस तरह से अडानी जी का फेवर किया जा रहा है, वो मामला बहुत अब आपका चिपक नहीं रहा है। अब लोकल इश्यूज हैं। लोकल इश्यूज में वो पेशीएम वाला तो सबसे बड़ा पहला इश्यूज है, जहां पे पूरी तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के लोकल करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बना के कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। मतलब मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के दिन भी खराब चल रहे हैं। भाई इलेक्शन शुरू होने के 10, 15, 20 दिन पहले एक मंत्री जी के यहाँ से पैसा पकड़ा, अरे एक एमएलए साहब के यहाँ से पैसा पकड़ा जाता है, उसका लड़का पैसे के साथ पकड़ा जाता है। करप्शन के खूब इश्यूज वहां निकल रहे हैं। उसी में येदियुरप्पा जी का भी इशू है। फिर ईश्वरप्पा जी से मोदी जी बात कर रहे हैं कि भाई बैठ जाओ। आप बीजेपी मतलब वेरी वीक विकेट कहीं ना कहीं से दिखाई दे रही है। दूसरा जो रिजर्वेशन वाला इशू है, जिसको इन्होंने सोचा था कि 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन लेके लिंगायत को 2% और 2% वोकालिगा को दे देंगे और उससे हम कास्ट इक्वेशन संभाल लेंगे। राहुल गांधी ने एक बड़े इशू को खोल दिया है। वो कास्ट सेंसस की बात करने लगे और 50% रिजर्वेशन के कैप को हटाने की बात करने लगे हैं, तो वो इशू ज्यादा बड़ा है। दूसरा जो एक मोदी जी बार बार कहते थे, जो मोदी जी की रेवड़ी बांटने की आदत थी, तो मोदी जी रेवड़ी बांट के और लोगों को इस तरह से बता के कि मैं क्या क्या कर रहा हूं आपको करते थे। मोदी जी इस देश में ये जो वैक्सीन लगती है, जो कोरोना के बाद लगी, उसको भी बताया फ्री में दी। फ्री, अरे भैया जब से देश आजाद हुआ तब से फ्री में लगती थी। देश की आजादी से पहले भी जो आप जिसके घर में बाबा आबा उस समय के हो, अब तो बहुत कम लोग होंगे, ये फ्री ही लगती थी, सरकार लगाती है, आप जबरदस्ती उसको फ्री लगती है। तो आपने बहुत जोर दिया हुआ है, ये 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ को, वही आपकी रेवड़ी है। उसके सामने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ साफ जो ऐलान किया है, वो बहुत स्पेसिफिक ऐलान है। उसमें महिलाओं के भत्ते की बात है, महिलाओं को जो है 2000 रुपये महीने के भत्ते की स्पेसिफिक बात की है। बिजली में 200 यूनिट फ्री देने की बात की है। एक अन्य योजना भी है 10 किलो चावल, वो मान ली बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। जो ग्रेजुएट हैं उनको 2 साल के लिए 3000 रुपये और जो डिप्लोमा है उनको 1500 रुपये। ये बड़ी बातें हैं। और उसके सामने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ साफ जो ऐलान किया है, वो बहुत स्पेसिफिक ऐलान है। उसमें महिलाओं के भत्ते की बात है, महिलाओं को जो है 2000 रुपये महीने के भत्ते की स्पेसिफिक बात की है। बिजली में 200 यूनिट फ्री देने की बात की है। एक अन्य योजना भी है 10 किलो चावल, वो मान ली बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। जो ग्रेजुएट हैं उनको 2 साल के लिए 3000 रुपये और जो डिप्लोमा है उनको 1500 रुपये। ये बड़ी बातें हैं। और राहुल गांधी ने सिर्फ यही नहीं कहा है, उन्होंने एक चीज़ और कही। जो बीजेपी क्या करती है, बीजेपी कुछ तो पोल प्रॉमिस करती है जिसको आके बाद में कहा जाता है कि वो तो जुमला था, वो तो चुनावी जुमला था। ये कहीं मतलब है, आप लोगों को कहिए कि हम ये देंगे और फिर कहिए बाद में कि जुमला था। खैर, और बाकी चीजें भी जो करती है वो कहती है कि हम कर रहे हैं, होगा, आएगा। अब कभी वो अमृतकाल कहते हैं, कभी कहते हैं 50 साल में होगा, कभी वो प्लानिंग, मतलब ऐसा बातें करने लगते हैं कि आप उनको कुछ कर ही नहीं पाइए। उसके सामने राहुल गांधी बिल्कुल स्पेसिफिक हैं कि हमारी पहली कैबिनेट में ये सारी चीज़ें जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो उसमें अप्रूव होनी चाहिए। और कांग्रेस ने पास्ट में कहीं कहीं करके दिखाया भी, हिमाचल में करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है जहां वो कह सकते हैं कि हमने अपनी पहली, आप ऐसा नहीं करते हैं, आप पहली कैबिनेट में नहीं करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश में कहा था कि गन्ना किसानों का सब बकाया 15 दिन के अंदर हो जाएगा, नहीं हुआ। तो वो आप अपनी तरह से अपना काम करते रहते हैं।
दूसरा जो मुझे लगता है पॉलिटिकल लेवल पे जो एक बहुत बड़ी बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती थी कि लिंगायत वोट बिल्कुल पीछे आपके खड़ा हुआ है। तो वो जो लिंगायत वोट के जो बड़े दो लीडर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सवदी, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये वहां छोड़ के आए हैं और आपके बिहेवियर की वजह से और आपने जिस तरह से आचरण किया उसकी वजह से छोड़ के आए हैं। वो चाहे छोटी कास्ट हो चाहे बड़ी कास्ट हो, वो कोई भी व्यक्ति आप जिस तरह का आचरण करते हैं वो आपसे संतुष्ट नहीं है। मैं कुछ बातें और बता दूं जो कई चीज़ें हुई हैं, लोगों का ध्यान नहीं गया। एक है उसमें से आम आदमी पार्टी वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ी है। जो पहले हो रहा था ना कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये सबका मानना आम आदमी पार्टी लड़ती तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होता, गैर भाजपाई वोटों में। दूसरा वहाँ AIMIM और JDS का जो एक समझौता होना था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में AIMIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसने बिना इलेक्शन लड़े JDS का समर्थन किया था। इस बार उन्होंने कहा था कि हम लोग एक पोल पैक्ट के साथ लड़ेंगे, वो पोल पैक्ट नहीं हुआ। तो वो लोग अलग अलग लड़ रहे हैं इलेक्शन, शायद 24-25 सीट पे उन्होंने AIMIM लड़ रही है और उसका कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत फर्क पड़ रहा है। दूसरा एक और चीज़ हुई है, जो JDS है और कांग्रेस ये अलग अलग लड़ रहे हैं और ये शायद बेटर है, क्योंकि पिछला इलेक्शन भी जो इसके जानकार, जब भी कांग्रेस और JDS साथ लड़ी है तो वो ठीक नहीं रहा है। एक चीज़ मानना होगा, देखिए सारे स्टेट में जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टीज हैं वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टीज लीड करती हैं। आप बिहार ले लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो RJD हो चाहे वो JDU हो। आप UP ले लीजिए, चाहे SP हो चाहे BSP हो। आप कोई भी स्टेट ले लीजिए। कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से छोटी है ताकत में। और कर्नाटक में जब पोस्ट पोल अलायंस हुआ 2018 में, उनकी केवल 37 सीट थी, कांग्रेस की 80 सीट थी, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर बनाया देवेगौड़ा साहब के लड़के को। सरकार गिरने के बाद इन लोग साथ नहीं रहे, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे बिहार में RJD ये सब महागठबंधन में इलेक्शन लड़े, बीजेपी हार गई, गठबंधन जीत गया, फिर नीतीश जी छोड़ के RJD तेजस्वी को और बाकी गठबंधन को छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए, फिर वापस आ गए। लेकिन इतने दिनों में तेजस्वी के, ये मानना पड़ेगा कि तेजस्वी ने उस गठबंधन को अपने साथ रखा। अब नीतीश उस काम को कर रहे हैं, JDS ने वो गठबंधन नहीं किया। अब उसके बहुत से कारण हैं। देवेगौड़ा साहब जो इस समय, मतलब वो जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके अपने घरेलू कारण हैं, उनका हेल्थ भी कारण है, वो कोई नेशनल लीडर के तौर पे नहीं उभर पाए हैं। उस तरह की उनके वो नहीं, ठीक है, पुराने वो हैं। जो मुख्य मुद्दा ये है, जो मुझे लगता है, जो कर्नाटका इलेक्शन में, मतलब ऐसा तो लग रहा है कि कांग्रेस की एज है, क्योंकि अगर कांग्रेस की एज नहीं होती और बीजेपी की एज होती तो ये जो हर हफ्ते हर तीसरे दिन पे कौन सा मीडिया पोल और ओपिनियन पोल, ये जो खूब बाढ़ आती थी, वो बाढ़ इस समय नहीं है। शांत हैं सब लोग। शांत इसलिए हैं क्योंकि भाई क्या दें, नहीं तो आपको याद है ना, बाकी जगह ओपिनियन पोल की बाढ़ लगी रहती थी, अब ओपिनियन पोल की में थोड़ा थम गया है। मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है कि अदर देन दिस की जो कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, एक बड़ा चीज़ ये भी टेस्ट होने जा रहा है कि मोदी जी का करिश्मा अभी बाकी है कि नहीं, और बाकी है तो उसकी चमक कितनी है और उसकी चमक कितनी फीकी पड़ी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कि ये जो इस इनिंग में जब वो खेलने आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और एक बहुत परिपक्व नेता के रूप में, उनका ये जो अपील है, मास अपील है, वो वोट में कितना कन्वर्ट होती है, ये भी डिसाइड होने जा रहा है इस इलेक्शन में। तो चलिए, कर्नाटका इलेक्शन हम सबके लिए एक मतलब मील का पत्थर ज़रूर होगा देश की राजनीति के लिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू सो मच।